माँ, ये झुमके तो बहुत सुंदर हैं, कब खरीदे? रानी ने अपनी माँ उमा के कानों में झूलते झुमके को देखकर पूछा। वो पिछले महीने हमारी शादी की सालगिरह थी ना, तभी अर्चना बहू ने मुझे यह झुमके और तुम्हारे पापा को घड़ी लेकर दी थी। पता नहीं कब वो सब खरीद लाई, उमा ने कहा। अपनी आंखें बड़ा कर रानी बोली, भाभी ने? क्या बात है? फिर आह भरते हुए कहने लगी, मुझे तो कभी इस तरह से कुछ नहीं दिया उन्होंने। हाँ भाई, सास ससुर को मक्खन लगाया जा रहा है, लगाओ लगाओ, खूब मक्खन लगाओ। लेकिन उसका ध्यान तो सिर्फ झुमकों पर ही अटका हुआ था। कहने लगी, जिसने भी दिया हो माँ, पर मेरा दिल तो इन झुमकों पर आ गया है। हाँ तो ले लो बेटा, इसमें क्या है? यह कहकर उमा ने तुरंत झुमके उतारकर अपनी बेटी रानी को दे दिए। लेकिन उसने एक बार भी यह नहीं सोचा कि अर्चना को कैसा लगेगा जब वह जानेगी कि उसके दिए हुए झुमके उसकी सास ने अपनी बेटी को दे दिए। उमा के देने भर की ही तेरी थी। रानी ने झट से झुमके अपने कानों में डाल लिए। फिर बनावटी सा मुंह बनाकर कहने लगी, मन नहीं है तो ले लो माँ, नहीं तो फिर मेरे पीठ पीछे घर वाले, खास करके पापा कहेंगे, जब भी आती है कुछ न कुछ लेकर ही जाती है। कैसी बातें करती हो बेटा? कोई कुछ क्यों कहेगा और तुम्हारा हक नहीं है क्या इस घर पर? तुम्हें पसंद है तो रख लो, इसमें क्या है? तुम पहनो या मैं, बात बराबर है। माँ आप कितनी अच्छी हो, यह कहकर रानी अपनी माँ के गले में झूल गई। हमेशा से तो वह यही करती आई है, जो पसंद आया उसे रख लिया, यह भी नहीं सोचा कि वह चीज किसी के लिए कितना मायने रखती है। कितने प्यार से और किस तरह से पैसे जोड़कर अर्चना ने अपनी सास के लिए वे झुमके खरीदे थे, पर उमा ने बिना सोचे समझे झुमके अपनी बेटी को दे दिए। कह तो सकती थी ना कि ये झुमके तुम्हारी भाभी ने बड़े शौक से मुझे खरीद कर दिए हैं, इसलिए मैं तुम्हें दूसरा बनवा दूंगी, पर नहीं। कभी उसने बेटी के आगे बहू की भावना को समझा ही नहीं जो अब समझेगी। माँ देखो, मेरे ऊपर ये झुमके कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं ना? बोलो ना माँ, आईने में खुद को निहारते हुए रानी कहने लगी। वैसे माँ, आपसे एक शिकायत है। अब किस बात की शिकायत है उमा ने? मुझे नहीं बल्कि आपके जमाई को है। यह कह रहे थे कि आपने वादा किया था उन्हें ब्रेसलेट देने को, जो अब तक नहीं दिया। अरे हाँ हाँ, याद आया। अपने दिमाग पर जोर डालते हुए उमा बोली, पर अभी पैसे की थोड़ी तंगी है बेटा, और तुझे तो पता ही है तेरे पापा को कितनी कम पेंशन मिलती है। घर तो अर्चना बहू और रोशन की कमाई से ही चलता है, अपनी मजबूरी बताते हुए उमा ने कहा। वो सब मुझे नहीं पता माँ, वह आप जानो और आपके जमाई, मुझे बीच में मत घसीटो। झुमके अपने पर्स में सहेजते हुए रानी ने कहा और वहां से चलती बनी। बहू के दिए झुमके तुमने रानी को दे दिए? उमा के कान में वे झुमके न देखकर रामनाथ ने पूछा। उन्हें समझ में आ गया कि अभी अभी रानी आई थी और वह उसे झुमके लेकर चली गई। हाँ, उसे पसंद आया तो दे दिया, हलकते हुए उमा ने कहा, और उसने जाने लगी, क्योंकि जानती थी कि अब रामनाथ चुप नहीं रहने वाले। क्या कहा तुमने? उसे पसंद आ गया? हमारे घर की ऐसी कौन सी चीज है जो उसे पसंद नहीं आती? बोलो, जब भी आती है कुछ न कुछ उठाकर ले जाती है, क्या जरा भी शर्म नहीं है उसे? उस दिन आई थी तो बहू का पर्स जो उसकी दोस्त ने उसे दिया था वह उठाकर लेकर चली गई। कोई कुछ नहीं कहता, इसका मतलब यह नहीं कि वह अपनी मनमानी करती रहे। गुस्से में आग बबूला होते हुए रामनाथ ने कहा। अपने पति की बातों पर तिलना उठी और बोली, ऐसा कौन सा जायदाद उठाकर ले गई वो जो तुम इतना सुना रहे हो? अरे एक जोड़ी झुमके तो ले गई, वह भी तुमसे सहन नहीं हुआ। जाने क्यों रानी हमेशा तुम्हारी आंखों में खटकती है, लेकिन आज रामनाथ का गुस्सा 7वें आसमान पर था, इसलिए कहने लगे, किसने मना किया है तुम्हें जायदाद देने से? दे दो ना। लेकिन किसी का प्यार से दिया हुआ उपहार यूं ही किसी को और को दे देना, क्या यह सही है? अगर बहू ऐसा करती तो तुम्हें कैसा लगता?
कितने अरमानों से वह तुम्हारे लिए झुमके खरीद कर लाई थी और तुमने 1 मिनट भी उसकी लगा कि किसी और को दे दी। ये किसी और को क्या लगा रखा है? बेटी है वो हमारी, मैंने अपनी बेटी को दिया जो समझे। बड़े आए बहू के चमचे, मुंह बिचकाते हुए उमा बोले, अरे तुम्हारी बेटी तुम्हारी ममता का फायदा उठा रही है और कुछ नहीं। किस बात की कमी है उसे? हमारे बेटे बहू से ज्यादा कमाते हैं वे दोनों। फिर भी कभी हुआ ऐसा कि अपने माँ बाप के लिए कुछ 2 रुपए का उपहार लेकर आए? कभी नहीं। हमारी छोड़ो, क्या कभी उसने अपनी भतीजी को एक खिलौना भी खरीद कर दिया है आज तक? बस लेना जानती है। क्या मेरी आंखें नहीं देखती? मैं नहीं देखता ये सब? तुम बहू बेटी में कितना फर्क करती हो। बहू के प्यार तुम्हें ढकोसला लगता है और बेटी का ढकोसला प्यार। ऐसे घूरो मत, मुझे पता चल जाएगा तुम्हें एक दिन कैसे बाप हुआ जो बेटी के सुख पर भी नजर लगाए रहते हो। पता नहीं क्या बिगाड़ा है रानी ने तुम्हारा, जो हमेशा वह तुम्हारी आंखों की किरकिरी बनी रहती है। अपनी आंखें लाल करते हुए उमा बोली, ओ कम अक्ल की औरत, रानी मेरी आंखों की किरकिरी नहीं बनी है, बल्कि अर्चना बहू तुम्हें फूटी आंख नहीं सुनाती। पूरे दिन घर में बैठी आराम फरमाती रहती हो, हुक्म चलाती हो। कभी यह नहीं होता कि बहू के कामों में थोड़ा हाथ बटा दो। और तुम्हारी बेटी वह तो यहाँ आकर अपना हाथ पैर हिलाना ही भूल जाती है। क्या नहीं करती है बहू इस घर के लिए। बाहर जाकर कमाती भी है और अच्छे से घर भी संभाल रही है, फिर भी तुम्हें उससे कुछ न कुछ शिकायत रहती है। जाने क्यों तुम बेटी बहू में इतना भेद करती हो। और घर संभालती है तो कौन सा एहसान कर रही है? घर उसका है तो संभालेगा कौन? मुंगलाते हुए उमा बोले, अच्छा सिर्फ उसका ही घर है, तुम्हारा नहीं? बेटी जब भी आती है उसकी खातिरदारी में जुट जाती हो, पर कभी यह नहीं होता कि ऑफिस से थकी हारी आई बहू को एक गिलास पानी ही पकड़ा दो। बस ताने मारने आता है तुम्हें। अरे बहू उसकी दोस्त को भी तुमने देखना नहीं चाहती। जब भी वो लोग आती हैं कुछ न कुछ सुनाती रहती हो। तुम्हें लगता है कहीं अर्चना के कान में भर न दें वे तुम्हारे खिलाफ या तुम्हारी बेटी के खिलाफ, इसलिए उसे देखना भी नहीं चाहती। जाने भी दो, मैं भी किस पत्थर पर अपना सर फोड़ रहा हूँ। तुमसे बात करना ही बेकार है। यह कहकर रामनाथ अपना पैर पटकते हुए वहां से चले गए और उमा बड़बड़ाती रही। सहन नहीं हुआ तो उसकी रामनाथ ने रानी के खिलाफ कुछ बोल दिया। लेकिन सही तो कह रहे थे रामनाथ, अर्चना क्या कुछ नहीं करती है इस घर के लिए, पर फिर भी उमा को उसे शिकायत ही रहती थी। ना तो रिश्तेदार हो या आस पास पड़ोस के आदमी, हर किसी से वह यही करती फिरती। अब बहू के राज में जी रहे हैं तो मुंह बंद करके ही जीना पड़ेगा, वरना जाने कब बेहू बेटी हमें बूढ़े बूढ़े को वृद्धाश्रम भेज दे। आजकल उल्टा जमाना है। अब बहू नहीं बल्कि सास को बहू से डर लगता है। यह सब सुनकर कैसे अर्चना अपना चेहरा नीचे कर लेती थी, पर अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलती। पर उसकी आंखों से बहते आंसू उसके मन के दर्द को जरूर बता करते थे। अर्चना उमा को आते ही अपनी माँ मान लिया था, पर उमा तो आज तक उसे पराई घर की लड़की समझती रही। अर्चना जो भी करती उमा के लिए करती, वह उसे बनावटी ही लगता था। और रानी का एक बार सिर्फ यह पूछ लेना, माँ आपकी तबीयत कैसी है, यह सुनकर उमा खुशी से फूल कर कुप्पा हो जाती। और अगर जमाई ने हाल चाल पूछ लिया तो फिर उमा के पैर तो जमीन पर ही नहीं पड़ते। उस दिन सिर्फ इतना ही कहा था अर्चना ने, माँ ज़्यादा चाय आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है, और वैसे भी डॉक्टर आपको चाय पीने से मना किया है। हॉर्लिक्स लाई हूँ आपके लिए, आप यह पी लीजिए। यह कहकर उसने गिलास उमा की ओर बढ़ाया ही था, उतने में उमा ने गिलास को अपने हाथ से झटक दिया और टेबल पर रख दिया। तुरंत बोले, मुझे तुम ज्यादा डॉक्टरी का पाठ नहीं पढ़ाओ, समझी? जो मांगा है वही ला कर दो। फिर बुदबुदाते हुए कहने लगी, बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। अच्छे बनने का नाटक तो कोई इससे सीखे।
अर्चना की हर बात उसे नाटक और बनावटी ही लगती थी। रोशन ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया हुआ था और अर्चना भी अपने कजिन भाई की शादी में गई हुई थी। लेकिन मन ही मन अर्चना यह सोचकर डर रही थी कि अकेले सास ससुर को छोड़कर जा रही हूँ, कहीं इनकी तबीयत खराब हो गई तो। यह सोचकर जाने से पहले उसने रानी को दोनों को ख्याल रखने और दिन में कम से कम एक बार उन्हें देख आने को कहा, जिस पर रानी ने आग उगलते हुए कहा, आपको क्या लगता है एक आप ही हैं इनका ख्याल रखने वाली? अरे बेटी हूँ मैं इनकी, बहू नहीं समझी बात। रानी की बातों से अर्चना बेहद आहत हुई मगर चुप रही। मगर अर्चना के जाने के बाद वह एक बार भी अपने मायके नहीं आई, क्योंकि यहाँ उसके काम जो करना पड़ जाता। कभी कभार फोन पर हालचाल जरूर पूछ लेती और साथ में यह बहाना भी बना देती कि वक्त नहीं मिलने के कारण वह उनसे मिलने नहीं आ पा रही, पर वक्त मिलते ही आएगी जरूर। और उमा सोचती बेटी को सच में उनसे मिलने का समय नहीं है, वरना आती जरूर। एक रात अचानक रामनाथ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उमा इतनी घबरा गई कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने रोशन को फोन लगाया पर उसका फोन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा था। फिर उसने अपनी बेटी रानी को फोन लगाया। घंटी तो बज रही थी पर कोई उठा नहीं रहा था। जमाई को भी फोन लगाया, उसका भी वही हाल था। जितनी बार भी उमा ने रानी और उसके पति को फोन लगाया उन्होंने नहीं उठाया। शायद वे सो गए होंगे, इसीलिए फोन की आवाज उन्हें नहीं सुनाई दे रही होगी। उमा के मन में यह ख्याल आया कि फिर हार मानकर उसने अर्चना को फोन लगाया। इतनी रात गए उमा का फोन देख अर्चना घबरा गई और उमा कुछ बोलती उससे पहले ही वह बोल पड़ी, माँ क्या हुआ पापा को? पापा ठीक है ना? लेकिन जब उससे उमा की सिसकियों की आवाज आई तो वह समझ गई कुछ बात जरूर है। घबरा कर वो बोली, माँ आप रो क्यों रही हो? कहिए ना क्या हुआ? लेकिन फिर अपने ससुर के बारे में सब जानकर वह कहने लगी, माँ आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा पापा को, मैं सब कुछ करती हूँ। उसने तुरंत अपनी दोस्त रागिनी को फोन लगाया और सारी बातों से उसे अवगत कराते हुए कहा कि तुम तुरंत पापा को अस्पताल लेकर जाओ। अर्चना जिस दोस्त को उमा देखना तक नहीं चाहती थी और उसे बंगालन बंगालन कहकर बुलाती थी, आज उसी की बदौलत रामनाथ की जान बच पाई, वरना पता नहीं क्या होता। डॉक्टर का कहना था कि मेजर अटैक था, अगर और थोड़ी देर हो जाती मरीज को लाने में तो उन्हें बचाना मुश्किल हो जाता। तब तक अर्चना और रोशन भी अस्पताल पहुंच चुके थे। फिर कुछ देर बाद रानी भी अपने पति बेटे के साथ वहां आ गई। बेटे बहू को देखकर बिलख बिलख कर रो पड़ी उमा और कहने लगी, आज अगर रागिनी न होती तो शायद तुम्हारे पापा जिंदा न होते। अर्चना के भी आंसू रुक नहीं पा रहे थे। उसे लगा कि उसके ससुर को कुछ हो जाता तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। सास को अपने सीने से लगाकर ढांढस बंधाया कि अब सब ठीक हो जाएगा। अपनी दोस्त रागिनी को तहे दिल से धन्यवाद दिया, उसकी वजह से उसे ससुर की जान बच पाई। इधर अपनी भाभी को माँ के करीब देखकर रानी भी मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहने लगी, माँ मैं तो मर ही जाती अगर पापा को कुछ हो जाता तो। कितनी खराब हूँ मैं जो आपका कॉल नहीं देख पाई। वो तो सुबह आपकी मिस कॉल देखकर वापस फोन लगाया तो पता चला, वरना यहाँ तो कोई कुछ बताना भी नहीं मुझे। अर्चना की तरफ घूरते हुए रानी बोली। उसका इशारा उसकी तरफ ही था। चिढ़ हो रही थी अर्चना की उमा के करीब देखकर। अभी वह बोल ही रही थी तभी उसका 7 साल का बेटा राज बोल पड़ा, मम्मी आप झूठ क्यों बोल रही हो? नानी मम्मी झूठ बोल रही हैं। जब आपका फोन आया था तब हम फिल्म देख रहे थे। मम्मी यह कहकर फोन नहीं उठा रही थी कि पता नहीं कौन मर गया जो माँ इतनी रात को हमें परेशान कर रही है। पापा ने भी उठा लो कहा, हो सकता है कोई ज़रूरी बात हो, मगर फिर भी मम्मी ने आपका फ़ोन नहीं उठाया और फिल्म देखती रही। राज की बातें सुनकर सब स्तब्ध रह गए और रानी को कटु तो खून नहीं, उमा एक टक कभी अपने नतनी को देखती तो कभी अपनी बेटी को। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो राज बोल रहा है वो सही है।
खुलते ही रानी की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने तो जैसे सदमा लग गया। अपने बेटे को एक हुए बोली, पागल कहीं का, कुछ ही बकवास करता रहता है। फिर हकलाते हुए कहने लगी, अरे वो तो किसी और का फोन आ रहा था और मैंने उसके लिए कहा था वो सब। फिर दांत निपोड़ते हुए कहने लगी, देखो ना माँ, कुछ ही बोलता है, बच्चा है ना इसलिए। उमा को अब भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने जो कुछ भी सुना वह सही है। कहने लगी, इसका मतलब तुम उस वक्त जगी हुई थी और तुम्हारा फोन भी तुम्हारे आसपास ही था। तुमने एक बार भी यह नहीं सोचा कि इतनी रात को तुम्हारी माँ किसी कारणवश ही फोन करती रही। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार और विश्वास का बेटा। आज मेरा सुहाग उजड़ गया होता अगर रागिनी न होती तो। जिस बहू के प्यार को मैं ढकोसला और बनावटी समझती रही, आज पता चल गया कि वह असल में प्यार ही था। मैं भी इसी भ्रम में जीती रहती अगर तुम्हारा बेटा हमें सच्चाई न बताता। अपने हाथों से सोने का अंडा देने वाली मुर्गी निकलते देख कहने लगी, नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। समझ रही थी बेटी, पर अब मेरी आंखों पर से पर्दा हट चुका है। सही कहते थे तुम्हारे पापा, तुम मेरी ममता का सिर्फ फायदा उठा रही हो। कोई मोह नहीं है तुम्हारे दिल में मेरे लिए। इतना बोलकर उमा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और अर्चना से बोली, चलो बहू, देखें तुम्हारे पापा को कुछ चाहिए तो नहीं। रानी मामा करती रही, पर पलट कर एक बार भी उमा ने उसे नहीं देखा, क्योंकि उमा का मोह भंग हो चुका था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट और लाइक करके बताइए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी